Hello friends, good morning everybody and welcome to Republica Online University class program. Today we will discuss on the topics of Union Budget and Economic Survey presented by the Finance Minister Government of India Nirmala Sitharaman on 1st February 2020 and a day before on 31st January she has presented economic survey of Government of India. पर्पस हमारा यह है कि मतलब जो डेटा हमारे यूनियन बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में प्रस्तुत किया जाता है या पूरे देश की अर्थव्यवस्था की एक नीति या खांचा एक प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, उसको हम अपने मेंस एग्जाम में कैसे यूज करें। दूसरा है कि पीटी एग्जाम में वहाँ से कैसा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि यह क्या है एक पूरा का पूरा एक डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर की एक पूरी की पूरी एक बंडल सा दिखता है, तो हमें अपने काम की चीज़ों को वहाँ से ले लेना है। एज ए स्टूडेंट, एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वह देखना है। कौन सी वस्तु की दाम महंगी हुई, कौन सी सस्ती हुई, ये सब कभी नहीं आता है और हम अनावश्यक चीज़ों में उलझ करके रह जाते हैं। अपनी काम की चीज़ इसमें हमें निर्क्षीर विवेकी बनना होगा। जैसे जिस प्रकार से हंस क्या करता है, हंस के सामने आप पानी का दूध का एक कटोरा आप डाल दीजिए, इसमें पानी भी हो दूध हो, तो हंस में इतनी कैपेसिटी होती है कि वह क्या करेगा, वह पानी को छोड़ देगा और दूध वहाँ से निकाल लेगा, दूध पी जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है। सेम चीज़ें हमें भी करना होगा। एक ढेर सारा डेटा है, ढेर सारा फैक्ट्स एंड फिगर है, हमारे लिए उसमें क्या है एज ए स्टूडेंट्स के रूप में, हमारे पीटी के लिए, हमारे मेंस के लिए, हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैं बताया था पिछले क्लास में भी, चूँकि यह एक सीरीज है, कई सारा मुझे लग रहा है कि 8-10 क्लास इस पर मतलब इकोनॉमिक बजट और इस पर इकोनॉमिक सर्वे पर होना है और हो रहा है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि वह यह है कि हमारा जो यह बजट है, ये है इकोनॉमिक सर्वे है, तो उसमें मुख्य बात यह है कि इसमें बाजार अनुकूल नीति पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था इंडिया को बनना है। हमारे पास एक टारगेट है, हमारा एक एम्बिशन है, ठीक है। पिछले सदी में, ठीक है, पिछले आज़ादी के बाद से लेकर के 90s तक भारत ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है और कहा जाता है कि आर्थिक संप्रभुता हमने कायम रखी है। लेकिन 90s के बाद एलपीजी का दौर प्रारंभ होता है और हमारी अर्थव्यवस्था मुखर होकर के वर्ल्ड के अन्य इकोनॉमी के साथ जुड़ जाता है, जहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फ्री फ्लो ऑफ मैन पावर को फॉलो किया जाता है। और उसमें क्या होता है कि जो देश कमजोर होता है वह कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, उसको नुकसान होता है, क्योंकि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर होगा तो जिसके पास ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी है पहले से, तो वहाँ की कैपिटल, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की मैन पावर एक छोटे से जहाँ पर लेस डेवलप्ड है वहाँ पर क्या होगा, ड्रेन होगा वहाँ पर, क्योंकि पानी को ऊपर से आप छोड़ देंगे तो नीचे की ओर बहता है। एनी हाउ इसको हम जो इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं उस संदर्भ में भी देख सकते हैं। जो राज्य पहले से ज़्यादा डेवलप्ड था, साउथ का राज्य या फिर वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा वगैरह है, सदर्न स्टेट्स है, तो जो पहले से ही डेवलप्ड था वह और डेवलप्ड हो गया और बिहार और नॉर्थ ईस्ट यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य और उड़ीसा और गरीब बनता गया, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं
कि इसमें गवर्नमेंट ने बाजार अनुकूल पॉलिसी पर ज़्यादा जोर दिया है, इसमें कारोबार की सुगमता पर जोर दिया है, ठीक है। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर एक प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाया जाए, ठीक है। जो बाजारों की जो कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी है मार्केट की, उस कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपटीशन को, एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ाना है, क्रोनिक कैपिटलिज्म से बढ़ना है। साठ गांठ वाली जो पॉलिसी होती है उसके बदले हमें कंपटीशन पर फोकस करना होगा, बाजार की क्षमता पर, कैपेसिटी पर जोर देना होगा, ठीक है। इसमें जो बातें, महत्वपूर्ण बातें कही गई है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं इसमें। तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का हमारे सामने एक लक्ष्य रखा गया है, और इसमें क्या है कि बाजार के अदृश्य सहयोग की बातें कही गई है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, इस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करने के लिए हमें अपने व्यापार अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना होगा। क्या है? व्यापार अनुकूल नीति, व्यापार अनुकूल नीति को बढ़ावा देना होगा। ये देखिए, दूसरा है कि इसमें व्यापार अनुकूल नीतियों को बढ़ावा दे करके अदृश्य सहयोग को मजबूत करना होगा। तो वह अदृश्य सहयोग क्या है इसको भी समझना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें डेटा और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ही इसमें फोकस किया गया है, और इससे क्या आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक हेल्दी कंपटीशन होगा, एक मार्केट की जो प्रतिस्पर्धी क्षमता है, जो कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी है वह बढ़ेगा, ठीक है। प्रतिस्पर्धी बाजारों की क्षमता और स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को हमें बढ़ाना होगा, ठीक है। इन बिंदुओं पर फोकस किया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई है हमारे इस इकोनॉमिक सर्वे में, उसको देखिए। वह यह कहा गया है कि विश्व बैंक के अनुसार नई गठित कंपनियों की संख्या, ठीक है, के मामले में भारत जो है वैश्विक स्तर पर बहुत ही अच्छे पोजीशन पर है, और भारत इसमें तीसरे पायदान पर है। यानी कंपनियों की संख्या, जो न्यू कंपनी एस्टेब्लिश होता है उस संदर्भ में इंडिया 3rd पोजीशन पर है। तो यह जो आपका डेटा जो है यह इंपॉर्टेंट है, इंडिया 3rd पोजीशन पर है, ठीक है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, अच्छा, इसमें कहा गया कि 2014 से, यानी जो सेकेंड एनडीए गवर्नमेंट आई है लेड बाय दी श्री नरेंद्र मोदी जी, तो 2014 के बाद से इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें वृद्धि, ग्रोथ देखा गया है कंपनियों की गठन पर। कंपनियों की गठन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, यह प्रोपोर्शनल होता है कि वहाँ पर लोगों को रोजगार कितना मिलेगा, वहाँ की जो जीडीपी ग्रोथ में कितना ज़्यादा मतलब इससे बढ़ावा मिलेगा। एक अनुमान कि मान लीजिए अगर कंपनी की संख्या में 10% का ग्रोथ होता है तो वहाँ की जीडीपी में लगभग 1.8 के आसपास ग्रोथ वहाँ पर बढ़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए कि इसी संदर्भ में नई कंपनियों के गठन के संदर्भ में, तो नई कंपनियों की जो संचयी वार्षिक वृद्धि दर है वह 12.2 रही है, और इसमें 2014 से लेकर के 2018 तक की अवधि के लिए जो एक कैलकुलेशन है, इसमें एक क्यूमुलेटिव जो वार्षिक वृद्धि है, एनुअल जो ग्रोथ है नई कंपनियों के गठन का, वह 12.2 का है। तो ठीक है, ये अच्छा है, एक तरह से 12.2 कहा जा सकता है। और इसमें क्या है कि केवल 2018 की बात की जाए तो 2018 में क्या है 1.2 यानी सवा लाख, ठीक है, याद रहेगा, सवा लाख नई कंपनियों का गठन हुआ है, ठीक है, जो कि 2014 में गठित केवल 70,000। तो 14 में केवल 70,000 है। वहीं अब देखिए कि यहां पर आकर के क्या है,
सवा लाख 1,24,000 कंपनियों का गठन हो रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 14 के तुलना में 70,000 के तुलना में आपका यह लगभग 54,000 3/4 ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है। तो इसमें वृद्धि, नई कंपनियों की स्थापना में वृद्धि हो रही है। और नई कंपनियों की जो स्थापना हो रही है उसमें मुख्य रूप से क्या हो रहा है, कृषि के तुलना में अवसंरचना के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा देखा जा रहा है। फिर अवसंरचना के तुलना में, मैन्युफैक्चरिंग के तुलना में हमारी जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके तुलना में हमारा जो टर्सरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ रेट यानी कंपनियों की गठन का ग्रोथ ज़्यादा बेहतर है। इसलिए वहाँ पर डेवलपमेंट भी ज़्यादा है और हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी डे बाय डे उसमें वृद्धि हो रही है। या किसी भी जिले के विकास के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का विकास, किसी भी स्टेट का विकास तब होगा जब हर एक जिला का विकास वहां पर होगा प्रॉपरली। ठीक है, तो किसी भी जिले के विकास के लिए मान लीजिए आप लोग अपने अपने जिला का नाम सोच लीजिए, मतलब नाम ध्यान में रखिए। ठीक है, और देखिए कि वहां पर कंपनियों की संख्या हर एक साल एनुअली कितनी कंपनियां स्टेब्लिश हो रही है, नई कंपनियां स्टेब्लिश हो रही है, उसी के प्रोपोर्शनली क्या होगा, वहाँ पर रोजगार का सृजन होगा, वहाँ की जीडीपी में ग्रोथ में वृद्धि होगी, वहाँ के लोगों का आय, एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे इस फैक्ट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यह तो हो गया कि 70,000 से हम 2014 में 70,000 70,000 हमारी कंपनियां गठित हो रही थी एनुअली। अब क्या हो रहा है, वह 19 में आकर के वह अब हो रहा है 2018 में आकर के 4 साल में आप 1.25 लाख लगभग 1,24,000 कंपनियों का गठन हो रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे है आपका इसी के रिलेटेड की सेवा के क्षेत्र में जो गठित कंपनियों की संख्या है वह मैं बता चुका हूं, वह विनिर्माण, अवसंरचना और कृषि के क्षेत्र में गठित कंपनियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात है कि जैसा कि मैं ऑलरेडी जिलों में जो नई कंपनियों का जो पंजीकरण में है उसमें अगर 10% की वृद्धि होने से, 10% की अगर वृद्धि यहाँ पर होती है जिलों में कंपनियों की गठन में 10% की अगर वृद्धि होती है तो घरेलू जो जिला, जो डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट जो प्रोडक्ट है, ठीक है, डीडी आपका ग्रोथ है, ठीक है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आपका दोनों आ जाएगा, गुड्स भी आ जाएगा, सर्विस भी आ जाएगा। तो डीडीपी में क्या होता है कि वह 1.8 की वृद्धि होती है। अब यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि किसी भी जिले के विकास को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर कंपनियों की संख्या को बढ़ाएंगे, वहाँ पर बिजनेस और व्यापार और कारोबार को बढ़ाएंगे, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या वहाँ पर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड गतिविधियों को बढ़ाना होगा, कंपनियों की गठन होगी तो रोजगार का सृजन भी होगा, रोजगार का सृजन होगा तो लोगों के पास में इनकम बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें अपने नीति निर्माण में इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हमें कैसे डेवलप होना है, कैसे किसी डिस्ट्रिक्ट को हमें, और एज ए प्रशासनिक अधिकारी जब आपकी पोस्टिंग होगी विभिन्न जिलों में तो आप इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए आपके इंटरव्यू के लिए ये बातें महत्वपूर्ण हो जा रही है। मेंस में इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे और आप ध्यान देंगे कि जो पिछड़ा राज्य है, जो पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर यह ग्रोथ जो है काफ़ी कम होता है। यानी एनुअली जो ग्रोथ है कंपनी फॉर्मेशन का वह काफ़ी कम होता है, और जिससे यहाँ पर क्या होता है कि यह जो डिस्ट्रिक्ट जो ये है घरेलू डिस्ट्रिक्ट जो उत्पाद है वह काफ़ी कम होता है। ठीक है, डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट में ग्रोथ काफ़ी कम देखा जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम देखें कि इसमें तो इसलिए इसमें नीति निर्माताओं को सोचना होगा कि इसमें हमें वृद्धि करना है। ठीक है, डन। अब आगे है कि किसी भी जिले के
जिले में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा जिससे वहाँ पर ग्रोथ दिखेगा। तो इसके लिए वहाँ की भौतिक अवसंरचना यानी जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के गुणवत्ता पर, क्वालिटी पर फोकस करना होगा। साथ ही कारोबार में सुगमता है या नहीं, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी चीजें वहां पर है कि नहीं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया ने काफी अच्छा काम किया है। पहले जो 150 के आसपास, 140-45 के आसपास हुआ करता था, अब एकदम से हम 63वें पोजीशन पर आ गए हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे। तो भौतिक अवसंरचना की क्वालिटी, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्वालिटी है उस पर ध्यान देना होगा। कारोबार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस करना होगा। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वह यह कि हमें अपने श्रम लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। देखिए, लचीले श्रम कानून का इंपॉर्टेंस होता है, इसमें नई कंपनियों के गठन पर काफी असर होता है। और साथ ही किसी भी जिला में जो साक्षरता, शिक्षा और जो स्किल है, ठीक है, उसका भी काफी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, उसी आधार पर, उसी प्रोपोर्शन में वहां पर क्या होता है, स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर बाहर से निवेश नहीं आ रहा है, बाहर से कंपनियां नहीं आ रही है, बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, तो जो स्थानीय लोग होंगे वही उसके विकास में भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए लोगों में साक्षरता जरूरी है, शिक्षा, लिटरेसी जरूरी है, लोगों में स्किल्ड पावर का होना वह जरूरी है। अब मान लीजिए कोरोना और लॉकडाउन में बहुत सारे जो लेबर बाहर थे, माइग्रेटेड लेबर वापस अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को आए हैं और उनकी स्किल मैपिंग वगैरह हो रही है, गवर्नमेंट ने किया है। अगर उसको यहीं पर रोजगार मिल जाए, क्योंकि वह क्या है, स्किल्ड है, स्किल वर्क करता रहा है अलग अलग स्टेट्स में, विभिन्न कंपनियों में, तो उससे क्या होगा कि नई कंपनियों की संख्या भी बढ़ेगी और वहाँ पर इससे अल्टीमेटली जीडीपी में इसमें काफ़ी इसका कंट्रीब्यूशन होगा, नए रोजगार का सृजन होगा, लोगों की आय, इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए। ये सब देखिए कि कैसे आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो रहा है सारी चीज़ें, साथ ही मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और पीटी में क्वेश्चन तो आपका बन ही सकता है कि 10% की वृद्धि से कितनी वृद्धि हमारी इसमें होगी, घरेलू जिला उत्पाद में होगी, तो 1.8 का होता है। ठीक है, तो और इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब है कि श्रम कानून की बातें हम किया कि लचीले श्रम कानून को लागू करना जिलों और राज्यों में अधिकतम रोजगारों का सृजन हो सकता है। ठीक है, तो इस बात पर सुझाव दिया गया है कि कारोबार में सुगमता बढ़ाने और लचीले श्रम कानूनों को लागू करने से, ठीक है, लागू करने से क्या होगा, जिलों में रोजगार का सृजन होगा। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉज का होना जरूरी है, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होना जरूरी है। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब है कि बिजनेस अनुकूल बनाम बाजार अनुकूल है। तो बिजनेस अनुकूल नीति की बात हम लोग कर चुके हैं कि हमें अपने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए इंडिया को अपने बिजनेस अनुकूल नीति को बढ़ावा देना होगा। जो प्रतिस्पर्धी, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स है, उसकी ताकत को, उसकी मजबूती को बढ़ाना होगा। जो 60 गांठ वाली जो नीति होती है, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म की चीज़ होती है, उसके बदले एक ट्रांसपेरेंसी और एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना होगा, ताकि नई नई कंपनियों का वहाँ पर ग्रोथ हो, नए नए लोग आ सकें। ठीक है, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि वह यह है कि इन सारे चीज़ों के लिए, प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए या फिर एक हेल्दी मार्केट सिस्टम को डेवलप करने के लिए, इसमें गवर्नमेंट को
अत्यधिक जो सरकारी हस्तक्षेप है उस हस्तक्षेप से बचना होगा, और इसमें क्या होता है, लाभ के बजाय नुकसान होता है। इसको हम लोग अगले टॉपिक में डिटेल में देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं इसे।